Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to talk about bipolar affective disorder or bipolar disorder as it's commonly known. Today in this video I'm going to explain you how it looks, what are the symptoms, what are the types of it and how the treatment is done. In this video I'm going to keep my language very simple. मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ ताकि it should reach masses and everyone is able to understand how to detect what are the signs, symbols and what are the treatment options available to them. सो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या BPAD एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं. एक्सट्रीम मूड स्विंग्स यानी कि एक होता है मेनिया वेयर द मूड बिकम्स टू लाउड, जहाँ पे आपके अंदर बहुत एनर्जी फील होती है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं, बहुत टॉकेटिव हो जाता है इंसान, हाइपर रिलीजियस, हाइपर सेक्सुअल, ओवर सोशल, लोगों से बातचीत करना, ओवर एक्सपेंडिचर, ड्रेसिंग ओवरटली, बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़े पहनना या ओवरली ड्रेस करना, ऐसे फेजेस आते हैं इंसान के साथ. ये वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल है उस इंसान के लिए. आप याद रखिए जब मैं कह रहा हूँ ओवर ड्रेसिंग, ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिविएंट है, बहुत ज़्यादा ही अलग है. ये इंसान प्री मॉर्बिडली यानी कि बीमारी से पहले ऐसे नहीं होते हैं. तो हाइपर रिलीजियस हो जाते हैं, अलग से दिखते हैं, लोगों से बातचीत बहुत करते हैं, विचार इतने कि बात करते करते रुकने का, फुल स्टॉप लेने का, सांस लेने का भी समय ना ले. रिलीजियस बहुत ज़्यादा आइटम्स रिलीजियस के जमा कर लेते हैं, बहुत पूजा पाठ, तीर्थ, बहुत बाहर निकलने लग जाते हैं. तो ये होता है कुछ मेनिक एपिसोड जैसा दिखता है. मेनिया का एक टाइप हाइपोमेनिया भी होता है जहाँ पर यही सारा एक्सट्रीम मूड जो हाइपर मूड है, जो हाई एनर्जी है, वो इतनी हाई नहीं जाती. हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि नींद नहीं आ रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है एक जगह, और ये कंटिन्यू होता है. नॉट कि एक दिन हुआ और ख़त्म हो गया, ये कंटिन्यू होता है 4, 5, 6 दिन तक. और ये काफ़ी डिसरप्ट कर देता है लाइफ को. ना ही केवल उस पर्सन की लाइफ इफेक्ट होती है बट उसकी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ, उसके आस पड़ोस की लाइफ भी बहुत इफेक्ट हो जाती है इस हाई एनर्जी कंडीशन के अंदर, जिसको हम मेनिया कहते हैं. याद रखिए कि इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि उससे नॉर्मल डेली टास्क भी नहीं होते हैं प्रॉपरली कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं कर पाते. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कई बार मेनिक कंडीशन रिस्की भी बहुत होती है. रिस्की यानी कि इस तरीके से कि वो इम्पल्सिव बहुत हो जाते हैं, तो रैश ड्राइविंग कर सकते हैं, रैश डिसीजन ले सकते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू एक्चुअली अ रिस्की सिचुएशन. लॉ के साथ भी ट्रबल हो सकता है इस सिचुएशन में. तो याद रखिए किसी इंसान को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो उनको बिना डॉक्टर की सलाह के बाहर अलाउ ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है. बाइपोलर का नाम लिया हमने यानी कि दो पोल. तो सेकंड पोल है डिप्रेशन. डिप्रेशन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं. जब इंसान मेनिया से निकलता है तो कई बार डिप्रेशन में चला जाता है कुछ दिनों बाद. 2 एपिसोड्स आते हैं मेनिया के और डिप्रेशन के. डिप्रेशन के अंदर लो मूड, लो एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ करने का मन नहीं, कुछ खाने का मन नहीं, उदासी, रोना, क्राइंग स्पेल्स, अकेले बैठना, आइसोलेशन, ऑल ऑफ दिस. इवन सुसाइडल आइडियाज़ की लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है जीवन में, रोज़मर्रा के काम करने की एनर्जी खत्म हो गई. इस तरीके का डिप्रेसिव एपिसोड दिखता है. तो अक्सर यहाँ पे आपको दोनों ही एपिसोड्स को नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़र में रखते हुए डायग्नोसिस बनाया जाता है. हिस्ट्री हम आपसे लेते हैं ताकि एक बाइपोलर का डिसऑर्डर जो है वो मिस ना हो, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो यूजुअली किसी एक फेज़ में इंसान होता है, पेशेंट एक फेज़ में होता है, या तो वो मेनिया में होगा या वो डिप्रेशन में होगा. तो दोनों ही फेजेस की हिस्ट्री से पता चलता है और हम आगे फिर डायग्नोसिस तैयार करते हैं. याद रखिए डायग्नोसिस केवल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट ही बनाए तो ही उसको एक रेलिवेंट डायग्नोसिस कहा जा सकता है. जब आप अपने फैमिली मेम्बर को हेल्प करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस बना लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. प्राइमरीली जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से होता है. मूड स्टेबलाइजर्स और बाकी जो अन्य दवाई हैं, सेरोटोनिन के केमिकल्स को बैलेंस करने की दवाई हैं, ये डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिस्ट ही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे. उसके अलावा जब आपका मूड बैलेंस हो जाएगा, जब इंसान थोड़ा सा कंट्रोल में वापस आने लगेगा, कई बार हमें उसको थेरेपी भी करनी पड़ती है आगे, ताकि ये रिलैप्स ना हो, बाद में ये एपिसोड्स ना आते रहें. क्योंकि थेरेपी में जब वो इंसान आएंगे तो अपने स्ट्रेस की बात करेंगे, अपने ट्रॉमास की बात करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, रूट कॉज को हटाएंगे, और कोई एक्टिव अगर ट्रिगर्स हैं तो उसको भी डील करना सीखेंगे. हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे ताकि दोबारा इतना मूड सेंसिटिव ना रहे कि एकदम से डिप्रेशन में चले गए या एकदम से एक्साइटमेंट में चले गए, विच इज़ मेनिया. तो ये चीज़ मूड रेगुलेशन करते हैं, एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. मूड चार्टिंग होती है. तो एक इंसान अपने आप को एक बेटर लाइफ को जीना सिखा सकते हैं. इसमें ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि कई केसेस में इंसान अपना ट्रीटमेंट करा के इंडिपेंडेंट लाइफ भी लीड कर सकते हैं. यूजुअली बाकी केसेस में ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है और डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी, कितनी सीवियरिटी की ये बीमारी आपको हुई है, कितनी बार फ्रिक्वेंटली हुई है ये, एंड ऑल ऑफ दी अदर फैक्टर्स. नाउ
आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो ऑन द नोट दैट अगर आपके लव्ड वंस या आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स या ऐसी कोई तकलीफ बार बार आती है, प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना है। आप जल्दी से जल्दी आइए, ट्रीटमेंट अपना सीख करिए, एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़िए ताकि आपकी लाइफ में डिस्ट्रप्शंस ना हो। आपकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, आपकी जो वर्क लाइफ है, रिलेशंस हैं, फैमिली है, मनी, इकोनॉमिकल वाइज कहीं से भी आपको परेशानी ना हो। कई बार लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं ये तो कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस से ही ये होता है एंड इसका इलाज भी साइकेट्रिक कंसल्टेशन के बाद ही किया जाना चाहिए। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के अंदर जितनी जल्दी हो परामर्श लें एंड गेट yourself or your loved one a better life.